गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे भैया बहनों। जैसा कि आपने पूर्वत विषयों को अध्ययन करते चले आए हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की क्लास में, तो आज हम आपको अगले इस वीडियो क्लिप के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से यह वर्णित कराएंगे कि जर्मनी में किस तरीके से एकीकरण हुआ है और जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में देते हुए ऑटोमन बिस्मार्क के द्वारा क्या प्रक्रियाओं का निर्वाह किया गया। तो चलिए अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। ऑटोमन बिस्मार्क जो जर्मनी का एक प्रकार का बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी माना जाता है, उसके अनुसार देखा जाए तो ये प्रशिया के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण की बुनियाद रखी और इस काम में बिस्मार्क ने प्रशिया की सेना और प्रशासन तंत्र का सहारा लिया था। इन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर अपने आप को प्रशिया की सेना के साथ मिलकर पूरा का पूरा एकीकरण करने में एक अहम भूमिका निभा की थी। दूसरी बात रखें तो 7 सालों में 3 युद्ध हुए थे, जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ प्रशिया की जीत के साथ युद्ध संपन्न हुआ था। ये समस्त देशों ने मिलकर यहाँ पर युद्ध को समापित किया था, यानी युद्ध को संपन्न करने में अहम भूमिका निभाई थी, जो एक गृह युद्ध के रूप में देखा जाता है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को धारण करने के उद्देश्य से देखा जाता है। वह इन 7 वर्ष के युद्धों में देखने को मिलता है। अगली बात करेंगे कि इसी तरीके से जब यह 7 वर्ष में युद्ध हुआ तो राजा विलियम प्रथम को, जो प्रशिया के थे, उन्हें सम्राट घोषित किया जाता है और यह क्रांति जो जर्मनी की क्रांति होती है, जिसको हम एकीकरण के रूप में देखते हैं, यह संपन्न होती है। और इसी के तरीके से 1871 ईस्वी में यह कार्यक्रम पूर्ण होता है, जिसको हम एक कह सकते हैं कि गृह युद्ध के तरीके से जर्मनी में एकीकरण होता है। एकीकरण का अर्थ हम आपको समझा देते हैं। एकीकरण का अर्थ क्या होता है? एकीकरण की प्रक्रिया क्या देखने को मिलती है, इसको हम समझेंगे। जब कई छोटे छोटे राज्य या प्रदेश एक साथ होकर यह प्रक्रिया निर्वाह करते हैं, यह कदम उठाते हैं या प्रक्रिया निर्वाह करते हैं कि वे एक साथ मिलकर एकजुट हो जाते हैं। और एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम एकीकरण कहते हैं, जो कि हम यहाँ पूर्ण रूप से समझ चुके हैं पूर्व की क्लासों में कि 18वीं शताब्दी का ही एक दौर था, जो मुख्य रूप से अलग अलग देशों में अलग अलग क्रांतियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें सबका एक महत्वपूर्ण योगदान यही रहा कि वह राष्ट्रवाद की प्रक्रियाओं को जन्म देना चाहते हैं। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि ऑटोमन बिस्मार्क जो प्रशिया के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने एक अहम बेड़ा उठाया और अंत में उन्हें सम्राट घोषित किया गया और उन्होंने ही प्रशिया तथा तमाम छोटे छोटे देशों को एकजुट करने की भूमिका निभाई थी, जिसमें आप समझ सकते हैं कि इसके बाद इटली का एकीकरण देखने को मिलता है, जो आपको अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा उस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुने और समझें, जिससे आपके ज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रादुर्भाव होगा और एक ज्ञान का दीप जलेगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद,
जय भारत। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे भैया बहनों, जिस तरीके से आपने पूर्व लेक्चर में यह समझा कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, तो इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से आप समझेंगे कि किस तरीके से इटली का एकीकरण होता है। हम आपको बताएं कि इटली का एकीकरण जो देखने को मिलता है वह 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह प्रक्रिया देखने को मिलती है कि संपूर्ण इटली जो कई भागों में बटा हुआ था, 7 भागों में यह हैबर साम्राज्य, इसको आप समझ सकते हैं कि हैबसबर्ग साम्राज्य कई भागों में, 7 भागों में बटा हुआ था। इस इटली के 7 भागों में बटे होने के कारण इसको हम अलग अलग जो प्रांत थे उसी को जब एकत्रित किया गया और बाद में एक यूनिटी बनी, और उस यूनिटी के द्वारा ही संपूर्ण रूप से 7 भागों का जब बटा हुआ भाग था उसको सबको एकजुट कर दिया गया, तो उसका एक राजा बना। उसी के अनुसार हम देखते हैं कि इटली का एकीकरण देखने को मिलता है। एक सम्राट की घोषणा के द्वारा उसे एक राष्ट्रीयकृत की भावना देखने को मिलती है, जिसमें राष्ट्रवादी प्रक्रियाओं का जन्म होता है। 19वीं शताब्दी में यह बात देखने को मिलती है कि सार्डिनिया पीडमान पर इटैलियक राज परिवार का शासन था। उसने इटैलियक राज परिवार का एक तांत्रिक प्रक्रिया थी जो कि लोकतंत्र विहीन प्रक्रिया मानी जाती है। उसमें राजतंत्र बहुत अधिक मात्रा में अपने सत्ता को पूर्ण रूप से लागू किए हुए था। तो इस सत्ता को मूल रूप से खत्म करने के लिए ही तमाम प्रकार के क्रांतिकारियों का प्रादुर्भाव देखने को मिला, जिसमें से उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया के हैबसबर्ग साम्राज्य देखने को मिलता है, मध्य भाग में पोप और दक्षिण भाग में स्पेन को बोरबोन के राजाओं द्वारा यह संगठित एक क्षेत्र को अपने अधीन करने को देखने को मिलता है, जिस पर उनका एक नियंत्रण था। 1830 ईस्वी में जुसेप्पे मेसिनी द्वारा यह गणराज्य अपने अधीन किया गया था, तथा विक्टर एमेनुअल द्वारा जब यह प्रक्रिया देखने को मिलती है कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग राजाओं द्वारा उसे अपने अधीन करने का एक बेड़ा उठाया गया था, उसी समय विक्टर एमेनुअल द्वारा क्रांति का प्रादुर्भाव किया जाता है, जो 1848 ईस्वी में देखने को मिलता है। और इस समय संपूर्ण राजतंत्र विहीन प्रक्रियाओं को नष्ट करने के लिए, जिसमें मजदूर वर्ग या ग्रामीण क्षेत्र के लोग या उच्च वर्गीय लोग जितने थे, सामंतवादी, सबको एक साथ होकर युद्ध करना था। और वह युद्ध किसके लिए था? जन समुदाय के लिए। जन समुदाय की क्रांति थी और जिसमें लोगों द्वारा लोकतंत्र की मांग की थी और अपने अधिकारों को पूर्ण करने की थी। जिसमें हम आपको बताएं कि लोगों ने यह अपनी आशा रखी कि मैं आगे चलकर हम समस्त लोग मिलकर इस क्रांति को जीतेंगे और इस क्रांति में आगे चलकर इटली को कई भागों में जो बटा हुआ है उसको एक करके वहां पर राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र की मांग पूर्ण करेंगे। फिर धीरे धीरे यह क्रांति फैलती चली जाती है। 1867 में ऑस्ट्रिया की सेना हार जाती है, यानी ऑस्ट्रिया के ऊपर विजय प्राप्त होती है मेसिनी द्वारा, या कह सकते हैं विक्टर एमेनुअल द्वारा। ये समस्त लोगों ने अपने इस सत्ता को पूर्ण करने के लिए ऐसा प्रयास किया। अंत में क्या देखने को मिला कि 1860 ईस्वी में सिसिली राज्य का गठन भी हो जाता है, जिसमें उसको एक गणराज्य की मांग कही जाती है या गणराज्य ही उसको मान लिया जाता है। आगे चलकर 1861 ईस्वी में विक्टर एमेनुअल को, जो कि एक प्रकार का विशेष प्रकार का क्रांतिकारी था, उसी को ही राजा घोषित कर दिया जाता है, विक्टर एमेनुअल को ही। विक्टर एमेनुअल जो एक प्रकार का द्वितीय शासक माना जाता है, उसे इटली के एकीकरण का एक प्रमुख सत्ताधारी माना जाता है विक्टर एमेनुअल, और उसी को ही राजतांत्रिक प्रक्रिया के अधीन करते हुए गणराज्य की स्थापना करते हुए यह देखने को मिलता है कि उसने राजपद को सम्राट के रूप में प्राप्त किया और आगे चलकर यह प्रक्रिया पूर्ण हुई और इटली जो कि कई भागों में बटा हुआ था एक गणराज्य के रूप में प्रस्तुत होता है, वहां पर एकीकरण प्रक्रिया 1861 में पूर्ण होती है।
परंतु इस प्रक्रिया से लोगों को लगा था कि वे स्वतंत्र हो जाएंगे, परंतु वही राजतंत्र प्रक्रिया भी पुनः फिर से उसमें देखने को मिली। तो एकीकरण होने के उपरांत भी वह पूर्ण रूपेण राष्ट्रवादी प्रक्रिया को नहीं प्राप्त कर सकता है या नहीं प्राप्त कर पाया, यह हम कह सकते हैं। इस तरीके से आपने इस वीडियो क्लिप में, छोटी वीडियो क्लिप में, यह शॉर्ट रूप में यानी छोटे आकार में किस तरीके से हम क्रांति को समझें और कैसे क्रांति को जानें, यह आप लोगों ने समझा। और हम आपको अगली लेक्चर के माध्यम से, अगले वीडियो क्लिप के माध्यम से यह वर्णित कराएंगे कि कैसे संपूर्ण ब्रिटेन में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म होता है। किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि पूरे यूरोप में, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में और ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, इन सभी राष्ट्रों को, ब्रिटेन में, सभी में जितने भी क्रांतियों का प्रादुर्भाव देखने को मिला, वह सब का सब यह संपूर्ण रूप से माना जा सकता है कि उनकी आंतरिक क्रांति का एक प्रादुर्भाव है। तो इस तरीके से आप टोटली एक शॉर्ट लाइन में समझ सकते हैं कि जो एकीकरण हुआ है वह राष्ट्रों को संग्रहित करने के रूप में, राष्ट्रों को एकत्र करने के रूप में हुआ है। चाहे वह ऑस्ट्रिया पीडमांट की बात कही जाए, इटली की बात कही जाए, या हैबर्सबर्ग की बात कही जाए, या जिस तरीके से पूरा का पूर्व बोर्बो वंश की बात कही जाए, संपूर्ण रूप से सब का सब यह योगदान देखने को मिलता है। तो इस तरीके से सभी के द्वारा ही यह संघर्ष देखने को मिलता है। तो आपने इस तरीके से समझा, और हम आपको पुनः यह बता दें कि हमारी वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और शेयर करते हुए आप एक दूसरे से डिस्कस करिए। जो भी समस्याएं देखने को मिलती है हमारे वीडियो के अंतर्गत, हमारी इस लेक्चर के अंतर्गत, आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से हमें यह जानकारी प्राप्त हो सकती है कि इसमें और क्या, किस तरीके से आपको अध्ययन कराया जाए जिससे आपको यह बहुत ही बेहतर तरीके से ज्ञान आपको पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।